इसी क्रम में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि दक्षिण भारत की जो सिद्ध वैद्य परंपरा है वो भी अगस्त मुनि की ही देन है। सिद्ध वैद्य परंपरा के अंतर्गत जो पद्धति है चिकित्सा की वो यौगिक विज्ञान पर आधारित है। तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि अगली कड़ी काशी तमिल संगमम को समर्पित होगी कि वर्तमान में दक्षिण भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप है उस स्वरूप की स्थापना, उसकी प्रतिष्ठा एक काशीवासी ने की थी। अब आप पूछ सकते हैं कि वो कौन काशीवासी था जिसने तमिल संस्कृति की स्थापना की। तो वो थे अगस्त मुनि। अगस्त मुनि ने काशी से ही दक्षिण के लिए प्रस्थान किया था। अगस्त मुनि क्यों गए उसकी भी एक कहानी है। तो शिव प्रिय हिमालय से निकली माँ गंगा, दूसरी तरफ हम चलें दक्षिण में तो कावेरी, जिन्हें दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये दोनों धाराएं भौगोलिक रूप से आपस में कभी नहीं मिलती, मगर उसी काशीवासी यानी अगस्त मुनि की देन है कि गंगा और कावेरी का प्रज्ञा मिलन पौराणिक काल से होता आ रहा है। मगर काशी के इस अगस्तेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग के आगे नंदी नहीं है, वहां लोपा मुद्रा की मूर्ति है। कहीं ना कहीं उसका आधार अवश्य रहा है, तभी यह स्थिति बनी है। और यहां एक बात का उल्लेख और करना है। कहते हैं कि अगस्त मुनि ने 4000 वर्ष का जीवन जिया। इस 4000 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने एक नवीन संस्कृति का सृजन करने के साथ साथ उसका संरक्षण और पोषण बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण तरीके से किया। अगस्त मुनि काशी से प्रस्थान करके जैसे जैसे कन्याकुमारी की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे सतत एक चरणबद्ध तरीके से उन्होंने एक सांस्कृतिक परिदृश्य को भी जन्म दिया। उन्हें दक्षिण में योग विज्ञान या रहस्यवाद का जनक सिद्ध भी कहा जाता है। जब अगस्त मुनि दक्षिण में प्रवास करने लगे उस दौरान बहुत सारे स्थानों पर रहे और उनके जगह जगह पर प्रवास करने की कहानियां आज भी दक्षिण भारत के गांव-गांव में सुनी जाती हैं। उन कहानियों में यह दावा किया जाता है कि अमुक गांव में अगस्त मुनि ने इतना समय बिताया था, अमुक पहाड़ी की गुफा में उन्होंने ध्यान लगाया था। यही नहीं, कहानियां तो यहाँ तक कहती हैं कि कई कई गांव ऐसे हैं जहां विशेष प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और ये ऐसे विशेष वृक्ष हैं जो सिर्फ उसी स्थान पर पाए जाते हैं। लोगों का कहना है कि ये वृक्ष भी अगस्त मुनि की ही देन है। दक्षिण भारत का पौराणिक साहित्य हो या वर्तमान साहित्य, समस्त साहित्य में अगस्त मुनि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान है। चाहे वहाँ की चिकित्सा पद्धति रही हो, पूजा पद्धति रही हो, साधना पद्धति रही हो, युद्ध कौशल रहा हो, सामाजिक संगठनात्मक ढांचा तैयार करने की लोकतांत्रिक विधान पद्धतियाँ रही हो, कोई भी संस्कृति का ऐसा हिस्सा नहीं है जो अगस्त मुनि से अछूता हो। दक्षिण भारत का आम नागरिक, जो विशुद्ध ग्रामीण नागरिक है, वो भी अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसे काम करता है जो उसे पता तो नहीं है कि वो क्या है, लेकिन उनकी अवधारणा आध्यात्म से जुड़ी है, परमात्म से जुड़ी है, जिसका उल्लेख अगस्त्य पुराण में विस्तार पूर्वक किया गया है। दक्षिण भारत ही नहीं, पूरे विश्व में एक विशेष ख्याति रखने वाले स्पिरिचुअल गुरु जग्गी वासुदेव भी अपने कई प्रवचनों में अगस्त मुनि की इस अवधारणा के बारे में चर्चा करते हैं और वे इस बात का भी दावा करते हैं कि दक्षिण भारत के ग्रामीण जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं दोहराते हैं दिन में, चाहे वो बैठने की मुद्राओं को लेकर बात हो, सोने की बात हो, सुबह उठने से लेकर उनकी दिनचर्या के जो तमाम उपक्रम हैं उसमें कहीं न कहीं
उन तमाम चीज़ों की झलक दिखती है जिसका वर्णन अगस्त्य पुराण में किया गया है। सनातनी धर्मशास्त्रों में जिस प्रकार माँ गंगा के अंगों का निर्धारण किया गया है, उसी प्रकार अगस्त्य मुनि ने भी कावेरी नदी की पवित्र जलधारा का मानवीयकरण करते हुए उसके अंगों का भी निर्धारण किया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अब मैं उस मंदिर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जिसकी स्थापना अगस्त्य मुनि ने ही की थी, और वो मंदिर कावेरी नदी के नाभि क्षेत्र में स्थित है, यानी ऊर्जा के संपूर्ण केंद्र के रूप में वह मंदिर है। इस मंदिर का नाम है नटत्रीश्वर मंदिर। यह कावेरी के उद्गम और विलय स्थल के ठीक मध्य में है। इस शिवलिंग की स्थापना इस प्रकार की गई है कि इससे निकलने वाली ऊर्जा ऊपर और नीचे समान रूप से प्रवाहित होती रहे। इस मंदिर की न सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहमान है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी यह प्रमाणित है कि यह मंदिर अपने आप में बहुत विशेष और अत्यंत प्राचीन है। कावेरी नदी के नाभि क्षेत्र में स्थित यह मंदिर नदी के मध्य एक द्वीप पर है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई जांच में भी यह प्रमाणित हो चुका है कि यह मंदिर कम से कम 6000 साल पुराना है और इसकी स्थापना अगस्त्य मुनि द्वारा ही की गई है। इसके भी प्रमाण वहां आज भी मौजूद है। ये तो हुई आध्यात्मिक ऊर्जा की बात। और अगर अब हम युद्ध कला की बात करें तो दुनिया की जो प्राचीनतम युद्ध कलाओं में से एक है वो है कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू एक ऐसी विधा है युद्ध कौशल की जिसमें सिर्फ व्यायाम या सतर्कता ही शामिल नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा प्रणाली है उस प्रणाली को भी समझने की व्यवस्था इस शैली में निहित है। कलारीपयट्टू न सिर्फ युद्ध की एक कला है, बल्कि यह अपने शरीर की ऊर्जा को पहचानने और घायल शरीर को जल्द से जल्द स्वस्थ करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चिकित्सा की पद्धति भी शामिल है। कलारी चिकित्सा इसी का एक अंश है। तो एक ऐसी व्यवस्था अगस्त्य मुनि ने दी जिसने आत्मरक्षा या युद्ध के साथ साथ व्यक्ति को स्वयं को पहचानने की भी क्षमता दी, दक्षता दी। निसंदेह वर्तमान समय में इस दुर्लभ साधना को करने वाले लोग कम हैं, मगर यह परंपरा अब भी जीवंत है दक्षिण भारत के गांवों में। वार्षिक उत्सव के रूप में इस युद्ध कौशल का प्रदर्शन अब भी पर्वों और त्योहारों पर अलग अलग स्थानों पर नियमित प्रतिवर्ष किया जाता है। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कलारीपयट्टू सिर्फ युद्ध कला नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। विद्वान मानते हैं कि शरीर के बहुत सारे आयाम ऐसे हैं जिन्हें अब तक खोजा ही नहीं जा सका है, और कलारीपयट्टू की जो कला है वह इस आयाम की ओर इशारा करती है, यानी जो पूर्व में खोजा जा चुका था मगर किन्हीं कारणों से पुनः उस पर परत पड़ चुकी है। पुराने दृष्टांत ये बताते हैं कि कलारीपयट्टू का जो एक योग्य साधक है वो अपने एक सामान्य से स्पर्श मात्र से शत्रु का शरीर शांत कर सकता है। तो जिस युद्ध शैली में, जिस युद्ध पद्धति में इतनी कुशाग्रता हो, निसंदेह उसका चरम जब रहा होगा तो स्थितियां क्या रही होंगी। इसी क्रम में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि दक्षिण भारत की जो सिद्ध वैद्य परंपरा है वो भी अगस्त्य मुनि की ही देन है। सिद्ध वैद्य परंपरा के अंतर्गत जो पद्धति है चिकित्सा की वो यौगिक विज्ञान पर आधारित है, और यौगिक विज्ञान के आधार पर ही अगस्त्य मुनि ने दक्षिण भारतीय संस्कृति को सृजित करना आरंभ किया था। और जिस समय दक्षिण भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप से अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुकी थी, उसी समय से उत्तर और दक्षिण के बीच आदान प्रदान शुरू हो गए थे। वहाँ के विद्वान काशी आते थे और काशी के विद्वान वहाँ जाते थे। निसंदेह तब की यह यात्राएं वर्तमान की तरह सुगम नहीं थी, अत्यंत दुर्गम। कोई एक बार गया यात्रा पर
तो सकुशल लौटेगा या नहीं लौटेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती थी। मगर ज्ञान प्रवाह में बहने की जिजीविषा दक्षिण के लोगों को उत्तर में और उत्तर के लोगों को दक्षिण तक ले जाती रही। वैदिक ज्ञान के आदान प्रदान का सबसे बड़ा आधार यही यात्राएं बनी। आदि जगत गुरु शंकराचार्य की यात्रा को इतिहास में स्थान मिला है, उसकी चर्चा होती है, मगर उनके कहीं पहले से यात्रा का यह क्रम जारी रहा है। हाँ, एक लंबे समय तक इन दोनों संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान का क्रम बाधित रहा। उस बाधित क्रम को जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने पुनः गतिमान किया तो उसके बाद से यह धारा कभी नहीं टूटी है। और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि बीते 5000 वर्षों में जिस काशी की जीवन धारा कभी नहीं टूटी, उसका अटूट संबंध दक्षिण की इस सांस्कृतिक धारा से है। और तभी यह दोनों धाराएं वर्तमान में पुनः मिलते हुए उस उक्ति को सत्य साबित कर रही हैं जिसमें कहा गया है कि देश काल और परिस्थितियां भले अलग होती हैं मगर इतिहास स्वयं को दोहराता है। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण इस बात का प्रमाण है कि इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है। तो 4000 वर्ष का जीवन काल पूर्ण करने के बाद जब अगस्त्य मुनि को यह बोध हुआ कि धराधाम पर उनके आगमन का उद्देश्य पूरा हो चुका है, तब उन्होंने सबसे पहले मदुरै के पास चतुर्गिरी पर्वत पर अपना मानसिक शरीर छोड़ा। उसके बाद कार्तिकेय की मदद से वे अपने भौतिक शरीर को कैलाश तक ले गए। वहीं कैलाश पर भगवान शिव के समक्ष उन्होंने अपना भौतिक शरीर भी त्याग दिया। मगर दे गए एक ऐसी दुर्लभ संस्कृति जिसका संरक्षण, संवर्धन और संपोषण भारत के लोग आज भी कर रहे हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो अब समय आ चुका है हिंदी के वाक्यों को तमिल और कन्नड़ में जानने का। उनका अनुवाद हम तमिल में कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं तमिल से। तमिल में यदि पूछा जाए कि आपका नाम क्या है तो आपको कहना होगा अंगुल पेयर एन्ना। अंगुल पेयर एन्ना। इसका जवाब होगा मेरा नाम नीलम है। इसको तमिल में कहेंगे एन्ना पेयर नीलमा। वहीं कन्नड़ में आप और तुम के अंतर के साथ यह नाम पूछा जाएगा। आपका नाम क्या है पूछने पर एन्नु निम्मा हेसरू, एन्नु निम्मा हेसरू कहा जाएगा। और जब पूछा जाएगा कि तुम्हारा क्या नाम है तो कहा जाएगा एन्नु निन्ना हेसरू, एन्नु निन्ना हेसरू। रोचक बात यह है कि कन्नड़ में इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। इसमें नाम बताने वाला कहेगा नन्ना हेसरू अरविंद। एक बार फिर इसे दोहरा देता हूं। उत्तर होगा नन्ना हेसरू अरविंद।